सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवघर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतिहास के उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम जब भी किसी टॉपिक या प्रश्नों को पढ़ा रहे होते हैं तो उस प्रश्न से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं ना, वो भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं एक प्रश्न से संबंधित आपका बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बात करें पहले प्रश्न की, तो बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ विषय वस्तु के अनुसार सही सुमेलित है। आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि बताइए विनय पिटक में क्या बुद्ध की शिक्षाओं का विवरण है। आपको बताना है कि सुत्त पिटक में क्या मठवासी व्यवस्था के नियम और कानून का विवरण है। आपको बताना है कि अभिधम पिटक में क्या दार्शनिक मामले या उससे संबंधित कुछ बताया गया है। इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। देखिए, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया था, जिसे पाली भाषा में जो है लिखा गया है। इन त्रिपिटक को द 3 बास्केट या 3 कलेक्शन भी कहा जाता है। यह एक लंबी संकीर्ण पंक्तियों पर लिखी गई बौद्ध शिक्षाओं के शुरुआती संकलनों में से एक है। बौद्ध धर्म की सभी शाखाएं, जैसे आपका हिमयान और महायान, उन सभी शाखाओं के लिए त्रिपिटक उनके मूल धर्म ग्रंथों के हिस्से के रूप में है। बात करें अगर हम इस चार्ट को समझने की, तो सबसे पहले अगर हम सुत्त पिटक को देखें तो सुत्त पिटक में बुद्ध वचन या बुद्ध के शब्द के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें यानी सुत्त पिटक में उनके द्वारा यानी बुद्ध के द्वारा कही गई बुद्ध की मूल शिक्षाएं शामिल है। इसीलिए कथन 1 आपका सही नहीं है, क्योंकि आपका जो सुत्त पिटक के अंदर बुद्ध की शिक्षाओं का विवरण है। उसके बाद अगर हम देखें विनय पिटक को, तो विनय पिटक में आपका मठवासी व्यवस्था या भिक्षुओं और ननों के लिए नियम शामिल है। अतः कथन 2 भी आपका सही नहीं है, क्योंकि मठवासी जो व्यवस्था है वो आपका विनय पिटक में शामिल है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो विनय पिटक है इसमें आपका पतिमोक्ष शामिल है। मठवासी अनुशासन के उल्लंघन और उनके प्रायश्चित हेतु एक सूची भी दी गई है। साथ ही विनय पिटक में आपका नियमों के अलावा इसमें संवैधानिक आपकी व्याख्याएं, कर्मकांड ग्रंथ, जीवनी, कहानियां, जातक, जन्म, कुछ ऐसे तत्व इसमें शामिल है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का नैतिक दर्शन या दार्शनिक मामले शामिल है। इसलिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो कथन 3 है वो आपका सही होगा, और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए यानी केवल 3 एकदम सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। आपको मैं बता दूं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिशेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां शामिल है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति जो है वो गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों का ये संरक्षक था, जिनमें हरिशेन एक था। बात करें समुद्रगुप्त की, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था, और गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक और प्रतापी शासक था। उन्हें जो है स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था। इसके अलावा उनके कुछ सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा उन्होंने अश्वमेध बलिदान प्रदर्शन भी किया। चीनी सूत्रों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मा ने उनके पास गया, जो बिहार में है, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए एक धर्म प्रचारक को भेजा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में धर्म प्रचार बंधु शीर्षक का उल्लेख है, अर्थात जो समुद्रगुप्त था वो ब्राह्मण धर्म के रक्षक थे। इसके अलावा कुछ और फैक्ट को देखें तो जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और चंद्रबरदाई जो है आपका पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसके अलावा भवभूति जो है वो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, पोतगाह यानी गोदीवाड़ा। देखिए, जो लोग नहीं जानते इस शब्द को पोतगाह, आप आज के समय में इसको रिलेट कर सकते हैं हमारे बंदरगाह से। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाया गया। देखिए, ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर है वो लोथल है।
देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है इसमें ये फैली हुई है। और ये जो सभ्यता है ये घग्गर, हकरा नदी और सिंधु के नदी नालों में ये सभ्यता बसी हुई थी, जन्मी हुई थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित है। देखिए, ग्रिड प्रणाली आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जहाँ पर सीधी सड़कें और इसका जो चारों तरफ जो आकार है वो बराबर हो सभी तरफ। मैप के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो योनि पूजा और प्रकृति पूजा भी करते थे और पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में इनको जाना जाता था। आगे बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित सभ्यता थी। इस काल में जो है व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। कपास का भी ये लोग उत्पादन करते थे। वजन आकार में आमतौर पर घनाकार थे और चूना पत्थर, स्टीटाइल आदि के बने होते थे, जिससे अपने अनाजों आदि का वजन किया करते थे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? देखिए, कलिंग राजा खारवेल का संबंध महामेदवाहन वंश से था। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महामेदवाहन वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग का एक प्राचीन शासक था। ठीक है, बात करें राजा खारवेल की, तो खारवेल वंश के तीसरे शासक थे और ओडिशा के भुवनेश्वर शहर के पास उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, हाथी गुफा शिलालेख। बात अगला जो हमारा प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बावरी किस भाषा में लिखी है? देखिए, तुजुक-ए-बावरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करें बाबर की, तो इनका जो जन्म है वो 1483 में फरगाना अफगानिस्तान में हुआ। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुटलुंग निगार था, जो मंगोल निवासी थी। उसके बाद बात करें इनके शासक की, तो ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे भारत में, और इनके ही द्वारा जो है भारत में बारूद का आरंभ किया गया। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ इन्होंने बारूद का इस्तेमाल किया था। तुजुक-ए-बावरी अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में इनके द्वारा लिखी गई। खानवा युद्ध के बाद गाजी नाम को इन्होंने अपनाया। 1530 में लाहौर में मृत्यु हो गई और अपनी इच्छा के खिलाफ आरामबाग आगरा में इनको दफनाया गया। बाद में शेर शाह सूरी द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में बाग-ए-बाबर गार्डन में इनको दफनाया गया। इनकी प्रमुख लड़ाइयों की बात करें तो पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में लड़ी गई इब्राहिम लोदी के साथ, और इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हुआ। उसके बाद खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ, राणा सांगा संग्राम सिंह को इन्होंने हराया। उसके बाद बात करें चंदेरी की लड़ाई में, चंदेरी की मैदनी राय को इन्होंने हराया, जो कि 1528 में ये लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद घाघरा की लड़ाई जो कि 1529 ईस्वी में हुई, बाबर का ये अंतिम युद्ध था जिसमें इन्होंने महमूद लोदी को हराया। बात करें अब्दुल रहीम खान ने तुजुक-ए-बावरी तुर्की का फारसी भाषा में अनुवाद किया और इनका नाम बदलकर बाबरनामा रखा। उसके अगला प्रश्न है, दरबार-ए-अकबरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? देखिए, दरबार-ए-अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के द्वारा लिखी गई। आपको बता दें, दरबार-ए-अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद द्वारा लिखी गई थी। ये जो मोहम्मद हुसैन है ये एक उर्दू लेखक है जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, लेकिन उन्हें ज़्यादातर अपने गद्य के लिए याद किया जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो काम-ए-आब हयात है। अब्दुल कादिर जो हमारा ऑप्शन 4 है, ये जो अब्दुल कादिर है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वह जो है फ़ारसी में हिंदी ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत का इन्होंने अनुवाद किया था, इसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इनको भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्न में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि मुगल बादशाह अकबर के समय कौन से विदेशी यात्री उनके समय आए थे। उसी तरह अन्य बादशाह है, आपको बताना है उनके समय कौन से विदेशी यात्री आए थे। इनमें से एक कथन सत्य है जो आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले बात करें विलियम हॉकिंस की, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे और 24 अगस्त 1608 को भारत के सूरत में लंगर डालने वाले पहले कंपनी जहाज हेक्टर के ये कमांडर थे। हॉकिंस 2 साल तक मुगल सम्राट जहांगीर के ये दरबारी दूत रहे थे, ना कि अकबर के। कथन एक जो है आपका असत्य हो जाता है। उसके बाद बात करें रॉल्फ फिच की, तो वो अकबर के शासनकाल में 1585 में आए थे, ना कि जहांगीर के दरबार में, इसलिए कथन 2 भी जो है आपका गलत हो जाता है। रॉल्फ फिच जो है आपका ये अकबर के शासनकाल में 1585 के दौरान भारत की इन्होंने यात्रा की और वह एक अंग्रेजी यात्री थे। उन्होंने उस समय के भारतीय कस्बों के बारे में अपने विवरण में आगरा, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद और दिल्ली की इन्होंने प्रशंसा की। बात करें थॉमस रो की, तो ये मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे और अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के ये राजदूत थे।
और ये जो है सूरत बंदरगाह पर उतरे थे। कथन 3 जो है आपका ये भी गलत हो जाता है। जो टॉमस रो है ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे। उसके बाद बात करें मनुची की, तो वो एक वेनिस यात्री थे जो मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत आए। मनुची को मुगल दरबार का प्रत्यक्ष ज्ञान था और उनकी कृति स्टोरी द मंगोर को मुगल दरबार का सबसे विस्तृत विवरण माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? देखिए, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इन्होंने 1699 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा परंपरा की शुरुआत की। इसका गठन सिख धर्म के इतिहास की एक महत्वपूर्ण वृत्तांत थी। खालसा की स्थापना सिखों द्वारा वैशाखी के त्योहार के दौरान मनाई जाती है। देखिए, सिख धर्म के 10 गुरु को हम देख लेते हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे, जो कि 1469 से लेकर 1539 के बीच रहे। ईश्वर की अवधारणा का इन्होंने परिचय दिया। गुरु का लंगर शुरू किया, वह बाबर के समकालीन थे। दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी थे। 1539 से लेकर 1552 के बीच इनका काल रहा और गुरुमुखी लिपि इन्होंने प्रस्तुत की। तीसरे गुरु गुरु अमरदास साहिब जी रहे। 1552 से लेकर 1574 के बीच इनका काल रहा। इन्होंने आनंद कारज यानी विवाह समारोह इन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद बात करें चौथे गुरु गुरु रामदास जी की, तो 1574 से लेकर 1581 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने शुरू करवाया। उसके बाद बात करें पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी की, तो 1581 से 1606 के बीच इनका काल रहा। आदि ग्रंथ इन्होंने संकलित किए। वह सिख इतिहास में पहले शहीद हो गए जब सम्राट जहांगीर ने उन्हें जो है मृत्युदंड का आदेश दिया। उसके बाद बात करें गुरु हरगोविंद सिंह जी की, तो 1606 से 1644 ईस्वी के दौरान जो है इनका काल रहा, जिन्हें जो है योद्धा संत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक छोटी सेना का भी गठन किया। सातवें गुरु गुरु हर राय साहिब जी थे। 1644 से लेकर 1661 ईस्वी के बीच इनका काल रहा। उन्होंने दारा सिखों को आश्रय दिया। आठवें गुरु गुरु हरे कृष्ण साहिब जी थे। 1661 से लेकर 1664 के बीच इनका काल रहा। वह गुरुओं में सबसे छोटे थे। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी थे। 1665 से 1675 ईस्वी आनंदपुर शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई। उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद साहिब जी थे। 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी के बीच इनका काल रहा और इन्होंने 1699 में खालसा निर्माण किया। मानव रूप में ये अंतिम सिख गुरु थे। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? देखिए, जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन 4 जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, औरंगजेब के द्वारा कुछ कार्यों को निषेध करवाया गया, जिसमें उसके दरबार में जो है गाना और नृत्य को उसने बंद करवाया। सती प्रथा और झरोखा दर्शन का उसने निषेध करवाया। कलमा लिखित सिक्का उसने बंद करवाया। ज्योतिष और हस्तरेखा पढ़ना उसने बंद करवाया और तुलादान प्रथा को जो भी है औरंगजेब ने बंद करवाया। उसके समय में सार्वजनिक स्थान पर शराब और भांग बेचना और पीना प्रतिबंध था। औरंगजेब बीणा बजाता था। उसने जो है 1679 में जजिया कर शुरू किया। उसने 1667 में फ्रांस को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। उसके द्वारा बनाए गए जो स्मारक है वो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है और बादशाही मस्जिद जो लाहौर में स्थित है। ये सभी कार्य औरंगजेब द्वारा किए गए। बात करें हुमायूं की, तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने उसे पराजित किया हुमायूं को, और 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने उसे फिर से पराजित किया। हुमायूं का मकबरा उसकी विधवा हाज बेगम ने दिल्ली में बनवाया था। 1556 में दिल्ली के पुराना किला में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बात करें अकबर की, तो अकबर का जन्म 1542 में सिंध के अमरकोट में हुआ। वह हुमायूं और हमीद बानो बेगम का पुत्र था। कलानौर पंजाब में बैरम खान द्वारा उसका राज्याभिषेक किया जाता है। उसने 1574 में जो है मनसबदारी प्रथा को शुरू किया। और अकबर के द्वारा बनाए गए कुछ स्मारक है, जिसमें इबादत खाना जो कि फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया है? देखिए, ये जो मंदिर है ये आपका देवराय सेकंड के समय बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि यूनेस्को का विश्व धरोहर
धरोहर स्थल हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण देवराय सेकंड के शासनकाल के दौरान ये बनाया गया। उसका शासनकाल 1424 से लेकर 1446 के बीच रहा, जो दक्षिण भारत के इतिहास में विशेष रूप से कर्नाटक में स्वर्ण युग माना जाता है। हरिहर और बुक्का ने संगम राजवंश की स्थापना की। देखिए, आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे हमारे साथ अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।